हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस पर्यावरण की पसंद आ रही होगी और आप बहुत अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ रहे होंगे और आप एक डिजाइन तैयार कर लिए होंगे अपने माइंड में कि आपको कैसे पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के संगठक, मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। तो पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से आदिकाल से, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक मानव ने पर्यावरण को छिन्न भिन्न कर दिया है। मानव ने पर्यावरण को किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए डिस्टर्ब कर दिया है और प्रकृति को इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया कि वह आज बदला लेने को आतुर है। तो आप देखिए, विभिन्न प्रकार की महामारियां हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के बाढ़ आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मेघ विजन आप देख रहे हैं जिसको कहते हैं बादल फटना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आज का मानव पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से कितना तबाह हो रहा है। तो हमने सीखा था इन सारे पॉइंट्स को। आज के पॉइंट्स में, आज के क्लास में हम सब इसको सीखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आवास सीखे थे। आवास क्या है, निकेत क्या है, जलवायु क्या है, मौसम क्या है। तो हमने देखा था कि जब भी प्रकृति का ऐसा एक माहौल जो देर तक बना रहे तो उसको जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या होता है, जो कुछ समय तक, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक बना रहे उसको मौसम कहते हैं। वर्षा, बादल, ताप, दाब, ऊर्जा की वजह से जो भी परिवर्तन होता है, उससे जो परिवर्तन दिखाई दे वो मौसम होता है। और कुछ दिन तक अस्थायी ना होकर के अस्थायी बन जाए तो वो जलवायु होता है। तो देखिएगा, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इस टॉपिक को आज हम लोग और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से मानव ने पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रखा है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारा खनन। खनन मीन्स क्या? माइनिंग। माइनिंग मीन्स आप समझ सकते हैं कि जमीन के अंदर से खनिज लवण को निकालने के लिए, धातुएं निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, पेट्रोलियम निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए मनुष्य ने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा गहरी खुदाई करना और गहरी खुदाई करके जमीन के अंदर से धातुएं, जमीन के अंदर से वस्तुएं ले करके आना और उसको फिल्टर करके अपने यूज में लेना, ये माइनिंग कहलाती है। जिसको खान कहते हैं, खदान कहते हैं। कोयले की खान हो गई, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल होता है, सोना, चांदी, मतलब बहुमूल्य धातुएं जो भी जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं, तो वो माइनिंग होता है, खनन होता है। इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है और जिस वजह से भारी तबाही, भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, भूकंप तक देखने को मिल जाते हैं। तो ये माइनिंग, खदान जो है और खनन हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। वर्तमान समय में हम सभी देख पा रहे हैं कि ये खान से, खदान से बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिससे जमीन में मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाती है और भूस्खलन हो जाता है, जिसको लैंड स्लाइड कहते हैं। यानी अचानक भारी मात्रा में जमीन का अंदर धंस जाना या जमीन का खिसक जाना, वो हमारा भूस्खलन कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि खनन से कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं और आज का मनुष्य उद्योग धंधों के वजह से बहुत स्वार्थी बन गया है। उद्योग धंधों के जो लोग हैं वो बहुत सारे मजदूर से, आधुनिक मशीनों से खनन करवाते हैं, जिससे वे अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये खनन बहुत बड़ी समस्या आज के लिए बन चुकी है। अगला देखिएगा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के विकास की वजह से मनुष्य ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। आप देख पाते होंगे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है रेनेसेंस टाइम में, मतलब पुनर्जागरण काल में, और औद्योगिक क्रांति में, जिसको मशीनी युग भी कहा जाता है, तब से मशीन का आविष्कार स्टार्ट होता है। लोहे की, विभिन्न धातुओं की बहुत ज्यादा संख्या में आवश्यकता पड़ती है। लोग उद्योग धंधे लगाते हैं, मशीनों पर निर्भर हो जाते हैं और मशीन हमेशा लोहे से बनती है। तो उद्योग धंधे लगते हैं, इससे कितना ज्यादा रासायनिक गैस रिलीज होती है, जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी वातावरण में
बढ़ती है। और देख पा रहे होंगे इससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वे नदियों में जाते हैं, नदियों से बहते समुद्रों पर जाते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व विषैला जल पी लेते हैं, वो मर जाते हैं, उनका पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप देख पाते होंगे औद्योगिकरण आज के समय में मुझे लगता है अभिशाप बन गया है। वरदान तो है ही, परंतु इसका जो बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा इस पर निर्भरता हमारे लिए अभिशाप बन गई है। और वरदान किस तरह से? वरदान ये है कि हमारा समय बच रहा है। अगर अभिशाप देखा जाए तो उद्योग धंधों की वजह से बहुत सारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय के में बहुत ज्यादा संकट का कारण हो सकते हैं। आगे देखिएगा आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि के अंतर्गत हम समझ सकते हैं वर्तमान समय में मृदा को प्रदूषित कर दिया गया है। कैसे प्रदूषित कर दिया गया है? रासायनिक खादों का प्रयोग करके। रासायनिक खाद प्रयोग किया जाता है, कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद का प्रयोग ना करके रासायनिक खादों के द्वारा कृषि की जाती है, जिससे वर्तमान समय में बहुत ज्यादा सबसे पहली समस्या तो बेरोजगारी की हुई है। मशीनी युग हो गया है तो लोग मशीनों से खेती करना पसंद करते हैं, तो जिससे जानवरों के समय तो बचता है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं जो मात्र कृषि पर जिंदा हुआ करते थे। कृषि ही उनका एकमात्र साधन था। और यहाँ पर देखिए कंपोस्ट खाद का प्रयोग ना करके रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो इससे जल प्रदूषण तो बढ़ता ही बढ़ता है, मृदा प्रदूषण भी बढ़ जाता है तथा उससे जो उपज होती है, जो कोई भी खाता है वो बीमारी का शिकार हो जाता है। तो इससे भी पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी कीड़े होते थे, जो भी जीव जंतु हमारे फायदे के लिए होते थे, पर्यावरण के मित्र कहे जाते थे, जैसे केंचुआ, आज उसका भी अस्तित्व संकट में आ गया है। अब देखिएगा शहरीकरण। शहरीकरण मतलब नगरीकरण आप इसको कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पेड़ों की कटाई हो गई है, सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, बांध बन जाते हैं, नदियों का पानी मोड़ दिया जाता है, तो इससे भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, भूकंप आने की, ज्वालामुखी फटने की, लैंडस्लाइड होने की। तो ये बहुत बड़ा शहरीकरण का कारण है। मृदा अपरदन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जो जब भी व्यक्ति पेड़ काटेगा तो उसकी जड़ें कमजोर होंगी, तो जब जड़ें कमजोर होंगी तो मृदा अपरदन की समस्या होगी और नदियों के किनारे कटान स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बाढ़ आने के और जलवायु परिवर्तन के, मौसम परिवर्तन के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो ये शहरीकरण में, और भी देखिए शहरीकरण में लोग वर्तमान समय में मिट्टी का बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो जिससे खेतों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, ईटा के जो भट्टे मालिक होते हैं वो ईटा बनाने के लिए लोगों से टेंडर पे खेत ले रहे हैं, तो वो उनके खेत की उनकी मिट्टी निकाल लेते हैं। तो इससे भी मृदा का प्रदूषण तथा रासायनिक गैसों के रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर लोग कूड़ा कचरा डालने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में मोबाइल और टेलीफोन का लोग यूज करने लगे हैं, तो इससे जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रिलीज होते हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे जो होती हैं, उससे भी आज के समय में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। पशु पक्षी मरने लगे हैं। जो पक्षी थे, मधुमक्खियां, तितली और भी जो पर्यावरण के मित्र समझे जाते थे, जो मनुष्यों के लिए बड़े सहायक थे, वे मार्ग भटक जा रहे हैं और वो भूखे प्यासे मर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है शहरीकरण का। व्यक्ति पेड़ को काट रहा है, तो जिससे पशु पक्षियों के आवास जड़ जा रहे हैं और जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड एग्जाम में आता है, ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर या ग्रीन पट्टी क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों के किनारे किनारे अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं, जिसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। अशोक का पेड़ जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण को, ध्वनि को सोख लेता है और ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो उसको उस पट्टी के अंदर जो होता है वो ध्वनि समाप्त हो जाता है और बाहर ध्वनि प्रदूषण नहीं होने पाता है। तो इस वजह से वास्तव में पर्यावरण के लिए शहरीकरण बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है। अगला देखते हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्या है? उद्योग धंधों का इतना ज्यादा विकास हो गया है, लोग उद्योगों पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि वर्तमान समय में कोई भी हाथ से काम करना नहीं चाहता।
हर कोई मनुष्य, हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हर कोई व्यक्ति उद्योग धंधों पर निर्भर है और जिस वजह से पर्यावरण बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लोग जो भी कूड़ा कचरा है वो नदियों में जा रहा है और नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली की यमुना नदी, मथुरा की यमुना नदी, लखनऊ की गोमती नदी, कानपुर की गंगा नदी कितनी प्रदूषित हो गई है। वर्तमान समय में उसका पानी पीने लायक नहीं रह गया है। लोग पीते हैं तो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जानवर मर जा रहे हैं उसको पीने के बाद, गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। तो ये आधुनिक प्रौद्योगिकी का कारण है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने झूठ को छिपाने के लिए जो भी कूड़ा कचरा और अपशिष्ट होता है नदियों में डाल देते हैं। जो उद्योग धंधों से विषैली गैस रिलीज होती है उस गैसों से बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। या उद्योग धंधों में मानते हैं कि अगर गैस के उद्योग लगाए जाए तो अचानक, अगर आपने देखा था कि मिथाइल गैस है ना, ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ये क्वेश्चन आता भी है, तो उसमें कितने ज्यादा लोग मर गए थे। अभी हैदराबाद में हुआ था रिसेंटली, गैस रिलीज हो गई थी, लोग बेहोश हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होने के चांसेस होते हैं और जब ऐसी गैसेज उद्योग धंधों में लीकेज हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, तो इससे बहुत भारी संख्या में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मनुष्य ने पर्यावरण को जिस प्रकार से पर्यावरण को रखना चाहिए था वैसे न रख करके अपने यूज के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता रहा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज के समय में एग्जाम में आने लगे हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने का एकमात्र मोटिव है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है पर्यावरण की तरफ, जनसंख्या की तरफ। तो जनसंख्या एवं पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब तक हम अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे नहीं, पर्यावरण के बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसको ना ही पहचान सकते हैं, ना ही उसको अपना मित्र बना सकते हैं, ना ही उसके प्रति हम लगाव का भाव रख सकते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसे यदि हम इस संभाल के सजो करके रखेंगे जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, तब हम अपने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए बचा करके रख पाएंगे, सुरक्षित पर्यावरण रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से इन 5 पॉइंट को देख करके आपने देखा कि कैसे आज का मनुष्य क्या हो रहा है। आज का मनुष्य वर्तमान समय में इतना ज्यादा आधुनिक मशीनों का आदी हो गया है या रासायनिक खादों का आदी हो गया है या डॉक्टर्स का आदी हो गया है कि जो प्राकृतिक चीजें, प्रकृति ने हमें जो संपदा दी थी, प्रकृति ने जो हमें शक्तियां दी थी, उसको हम सभी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके समाप्त कर दिया है वर्तमान समय में। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है, इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा है, मृदा अपरदन के कारण क्या, बचाव क्या, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो यहाँ पर आप एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से अपने बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय का मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए ये पर्यावरण है, आप सपोज करिएगा पर्यावरण के चारों तरफ हमने क्या क्या जाल फैला दिया है मनुष्य ने कि पर्यावरण उससे घिर गया है और पर्यावरण अपने आप को बचा नहीं पा रहा है मनुष्य के प्रकोप से। तो पर्यावरण भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा कि ये सारे जो मानव निर्मित चीजें हैं, मानव निर्मित या मानव द्वारा कृत क्रियाकलाप हैं, उनसे पर्यावरण कैसे हमारा घिर गया और कैसे पर्यावरण अपने आप को नुकसान होने के लिए मजबूर है और कैसे मनुष्य पर्यावरण के साथ मस्ती कर रहा है, हम कह सकते हैं छेड़छाड़ कर रहा है। बल्कि ये सोचना चाहिए कि यदि आज हम पर्यावरण को नहीं बचा करके रखेंगे, सजो के नहीं रखेंगे, तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, भयंकर गैस रिलीज हो सकती है और जिससे सारी की सारी मानव सृष्टि का नाश हो सकता है। या अगर आसपास के वातावरण में देखा जाए तो कूड़ा कचरा अब भी लोग खुले में फेंक रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है मानव के क्रियाकलाप का। आज भी पॉलीथीन का यूज किया जा रहा है, आज भी लोग इको फ्रेंडली नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज हम सभी वर्तमान समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे पर्यावरण का सुरक्षा बनी रहे। तो जो है पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में बार बार आ रहे हैं
10 से 12 क्वेश्चंस आने लगे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ताकि कोई भी बच्चा अगर पर्यावरण को पढ़े, कोई भी विद्यार्थी पढ़े तो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ बिल्कुल ऐसे क्रियाकलापों से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण को किस प्रकार से मानव कृत्य ने घेर लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा बांध एवं नहर आदि का निर्माण करके, बांध का और नहर का निर्माण करके क्या कर दिया गया, सिंचाई कर दी गई। और सिंचाई जब किया गया तो पानी को मोड़ दिया गया, बांधों को मोड़ दिया गया। वर्तमान समय में देखिएगा जब भी आप पढ़ते होंगे तो भाखड़ा नागल बांध, या आपने देखा होगा सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी बांध। तो उस समय जब टिहरी बांध बना था, भाखड़ा नागल बांध बना था, सरदार सरोवर परियोजना आया था, तो आपने देखे होंगे कि वहाँ के लोगों को हटा दिया गया था, वहाँ के घर द्वार जंगल सब उजाड़ दिए गए थे, पेड़ काट दिया गया था। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था कि जो पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ों का भरपाई कौन करेगा, नुकसान उसका कौन भरेगा। और गवर्नमेंट से ये अपील की गई थी कि वहाँ के लोगों को भगा दिया गया है, वहाँ के लोगों को निष्कासित कर दिया गया, उनका घर द्वार गिरा दिया गया है बांध बनाने के चक्कर में। और वहाँ के लोगों को जो भी मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। तो आप देखिए बांध बना करके मनुष्य ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। फायदे तो इसके बहुत हुए हैं, बिजली का निर्माण हुआ है, बहुत प्रकार से मनुष्य ने अच्छी काम किया है इसको करके। लेकिन इसका दुष्परिणाम अगर देखा जाए तो दुष्परिणाम भयंकर, मतलब भारी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है, भारी संख्या में मनुष्यों का आवास परिवर्तित हो गया, उनको वहां से हटा दिया गया, प्रस्थान उनको करा दिया गया। तो बांध और कल को बांध टूटेगा जरूर, यदि नहीं टूटता है तो उसको मतलब समय समय पर रिपेयरिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब बांध टूटेगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा ये कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। जब भी बांध टूटेगा तो उसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए बांध बनाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। पेड़ कटे, मनुष्यों का आवास उजड़ गया, कितने सारे जानवरों का घर द्वार गिरा, ये सारे बहुत सारे दुष्परिणाम है, इसके बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बांध एवं नहर बना करके मनुष्यों ने प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है अपने इस्तेमाल के लिए। प्रकृति ने अपना बैलेंस बनाया था और उस बैलेंस के तहत नदियां बह रही थी, समुद्र थे, जल मंडल था, स्थल मंडल था और उसका एक वायुमंडल था, सभी का जैव मंडल था। लेकिन जैसे ही मनुष्यों ने थोड़ा सा क्रियाकलाप करना सीखा, उसने नदियों को मोड़ दिया, उसने सागर के पानी को इकट्ठा कर दिया, उसने नदियों के पानी को इकट्ठा करके मार्ग उसका मोड़ करके दूसरे रास्ते पे ला दिया। ये सब क्या है, ये सब प्रकृति को छेड़ना है और जिसका दुष्परिणाम समय समय पे प्रकृति हमें दिखाती रहती है कि किस प्रकार से भूस्खलन होता है, मेघ बीजन होता है, बादल फटना होता है और हिमस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। ये सब क्या है, ये जलवायु परिवर्तन ही तो है। ये सब क्या है, वैश्विक तापन, ये भी जलवायु परिवर्तन है, प्रकृति का एक गुस्सा है जो प्रकृति हमें दिखा रही है। आप देख पा रहे होंगे बांध एवं नहर आदि का निर्माण करके भी मनुष्य ने पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा सड़क तथा रेलवे का निर्माण करके भी मनुष्य ने, सड़क तथा रेलवे निर्माण करके क्या किया है, भारी संख्या में पेड़ काटे, सुविधाएं तो हुई लेकिन पर्यावरण पर मानव का जो प्रभाव हुआ उसको हमें पढ़ना होगा। सड़क बनाए गए, रेलवे की पटरियां बिछाई गई, तो रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पेड़ काटा गया, भारी मात्रा में उसकी लकड़ियों का यूज किया गया, कितने जानवर के आवास उजड़ गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सड़कें तथा रेलवे के द्वारा भी मनुष्य ने प्रकृति से मजाक किया है। अपशिष्ट प्रवाह का मतलब होता है जो भी कूड़े कचरे हमारे घर से निकलते हैं, हम मंदिर मस्जिद से निकलते हैं और उद्योग धंधों से निकलते हैं, तो सारे कूड़े कचरे, घरों के कूड़े कचरे, कार्यालय के कूड़े कचरे, मंदिर मस्जिद के कूड़े कचरे और अगर हम देखें तो उद्योग धंधों के कूड़े कचरे, सब कुछ उठा करके नदी में
डाल दिया जाता था और अभी भी डाल दिया जाता है। लोग कहते हैं गंगा जी, यमुना जी सब इसको तार देंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी आज के प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत ये हो रहा है कि वर्तमान समय में केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट की वजह से उसमें कलर होता है, उसमें केमिकल होता है, तो वो जब पानी में घुलता है तो बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे जीव जंतु, जलीय जीव जंतु मर जाते हैं, उनका पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है तथा कोई भी जानवर उस पानी को पीता है तो वो विषाक्त हो जाता है, जिससे वह या तो मर जाएगा या तो भयंकर बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो नदियों का जल, समुद्रों का जल प्रदूषित हो जाता है अपशिष्ट प्रवाह की वजह से। जो भी हो सब नदी में डाल दो, गंगा जी सब तार देंगी, ऐसा मान करके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना करके रोक लगाने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक हर व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि ज्यादातर घरों में एसी तो नहीं होती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर जहाँ तक मुझे पता है बहुत ज्यादातर घरों में होती है। मैं ये नहीं कहती कि सब घरों में होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर ज्यादातर सभी के घरों में अक्सर पाया जाता है। और एसी भी आजकल लोग प्रिफर करने लगे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर से, माइक्रोवेव से, एसी से, इन्वर्टर से, एयर जिसको एयर कंडीशनर कहते हैं एसी को, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की, CFC नाम की एक भयंकर जानलेवा गैस रिलीज हो रही है। और वह गैस क्या कर रही है, ओजोन परत में छिद्र को बढ़ावा दे रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे नीचे आएंगी और मनुष्य को तो त्वचा का कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि लेकिन जो जानवर है वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, जानवर झुलस जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे। तो पेड़ सूख जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। इसलिए CFC गैस के रोक लगाने के लिए आज के समय में इको फ्रेंडली इन्वर्टर, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर, इको फ्रेंडली कूलर, इको फ्रेंडली एयर कंडीशनर भी आने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन नुकसान तो पर्यावरण को पहुंचा ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर भी पर्यावरण पर अपना प्रभाव डाला है और मनुष्य ने इसका यूज आगामी वर्षों में बहुत ज्यादा, गत वर्षों में देखिए तो बहुत ज्यादा लोग अब एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के आदी हो गए हैं। फिर देखिए नाभिकीय परीक्षण। नाभिकीय परीक्षण का मतलब है समय समय पर विभिन्न प्रकार की खोजें, विभिन्न प्रकार के परीक्षण, विभिन्न प्रकार के परमाणु विस्फोट किए जाते हैं, जिससे भयंकर भारी मात्रा में गैस रिलीज होती है, धुआं रिलीज होता है तथा उसका जो अपशिष्ट पदार्थ वो भी वातावरण में फैलता है, धरती पर फैलता है। तो इससे विषैली गैसें वायुमंडल में जाकर के व्याप्त हो जाती हैं और यहाँ पर देखिए तो एक भयंकर झटका लगता है, जिससे भूकंप आने के, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाभिकीय परीक्षण, इसको हम परमाणु परीक्षण भी कह सकते हैं। खनन तो आपने देख ही लिया कि खनन में भारी मात्रा में जो है बड़े पैमाने पर जमीनों की खुदाई होती है और जो है कीमती वस्तुएं, खनिज लवण और पेट्रोलियम, कोयला जैसी धातुएं लोग निकालते हैं द्रव्य के रूप में। सोना, चांदी, हीरा, बॉक्साइट, ये सब एल्यूमिनियम जमीन के अंदर प्रकृति ने दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए मनुष्य जहाँ भी उसको डाउट होता है कि यहाँ हो सकता है बहुमूल्य धातुएं, वहाँ खुदाई करना शुरू कर देता है और ड्रिल के माध्यम से चट्टानों में विस्फोट होता है, ड्रिल के माध्यम से जमीन के अंदर विस्फोट होता है डायनामाइट की सहायता से, और जिससे झटके लगते हैं और उन झटकों की वजह से भूकंप आने के बड़े चांसेस है या चट्टानों के खिसकने के बड़े चांसेस बनते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ने के लिए डायनामाइट से विस्फोट किया जाता है, जिससे भी भूकंप आने के, झटके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने समय समय पर अपने क्रियाकलापों को, अपने बैलेंस को बनाया है। प्रकृति ने अपने आप को साबित किया है कि तुम मेरे मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैं समय समय पर चाहूँ तो बैलेंस बना सकता हूँ। आपने केदारनाथ त्रासदी देखी होगी, जिन विद्यार्थियों ने देखा सुना है वो अगर याद करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे प्रकृति का भयानक रूप हर साल उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये खनन का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। फिर देखिएगा मेघ विजन मतलब होता है बादल वर्षा, बादल का फटना, वर्षा का अचानक हो जाना। तो बादल का फटना भी वर्तमान समय में मेघ विजन है, क्योंकि प्रकृति ने एक
एक निश्चित नियम के तहत आपने देखा होगा, जल है, जल वाष्प बन के आसमान में जाएगा, आसमान में जाएगा तो वो बादल बनेगा, बादल एक निश्चित अवस्था में जमेगा, जम करके संतृप्त होगी, संतृप्त होकर के संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बूंदों में परिवर्तित होगा और बूंदे में परिवर्तित होने के बाद वर्षा होगी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में पर्यावरण को व्यक्ति ने इतना छेड़ दिया है कि जब भी विषैली गैसें रिलीज होती हैं तो वो जा करके पर्यावरण में, वातावरण के निचली परतों में वे क्या करती हैं, वे इतना गर्मी बढ़ा देती हैं कि अचानक संघनन हो के अचानक ज्यादा पानी एक जगह गिर जाता है, जिसको बादल फटने की घटना कहते हैं। तो ये भी मनुष्य के ही क्रियाकलापों का दुष्परिणाम है। फिर देखिए निर्वनीकरण, निर्वनीकरण भी मानव ने ही किया है। यहाँ पर देखिए जमीन वर्तमान समय में बंजर हो जा रही है और पेड़ सूख जा रहे हैं, जो नहीं सूख रहे हैं उसको काट दिए जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम निकालने के लिए। वर्तमान समय में जो भी अच्छे पर्यावरण के मित्र पेड़ थे, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, ऐसे पेड़ों को बड़े पैमाने पे काटा जा रहा है और शीशम हो गया, बहुत सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो जिससे निर्वनीकरण की समस्या हो जा रही है। तो इससे जंतुओं का, पशु पक्षियों का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जा रहा है। उनका जो भी एक निश्चित वातावरण में वे रहते थे, उस निश्चित वातावरण के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से निर्वनीकरण यानी कि वनों के नाश होने की समस्या शुरू हो गई है। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब उद्योग धंधे से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसमें प्लास्टिक सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। तो अपशिष्ट पदार्थ भी पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि प्लास्टिक से एक ऐसी गैस रिलीज होती है जो जानलेवा गैस होती है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, और हम माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं, कि वो उसको बार बार यूज तो किया जा सकता है लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और वर्तमान समय में मनुष्य प्लास्टिक का आदी हो गया है, हर व्यक्ति को प्लास्टिक चाहिए। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है प्लास्टिक के पॉलीथीन बंद होकर के कपड़े के थैले मिलने लगे, लेकिन फिर भी आसपास देखा जाए तो पॉलीथीन का यूज बड़ी संख्या में अब भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए औद्योगिक अपशिष्ट ये यहाँ पर होगा। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, ये देखिएगा उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग में, उर्वरक मीन्स खाद का प्रयोग और कीटनाशक मतलब जो कीटनाशी दवाएं व्यक्ति छिड़काव करता है। तो इससे क्या होता है, कीटनाशी दवाओं से जो छिड़काव होता है और जो मनुष्य कीटनाशकों का प्रयोग करता है, जिससे अचानक में कीड़े मर जाते हैं, और उर्वरकों का प्रयोग करता है कि वृद्धि बढ़ जाती है। उसका दुष्परिणाम ये है कि मृदा की लवणता, मृदा में इतनी ज्यादा लवणता आ जा रही है कि वह फसल उगाने में सक्षम नहीं रह गया है, और मृदा प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तथा मनुष्य का स्वास्थ्य भी साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बांध के द्वारा, नहर के द्वारा, सड़कें तथा रेलवे बनाकर अपशिष्ट प्रवाह नदी सागरों में करके, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का यूज करके, नाभिकीय परीक्षण करके, खनन करके, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करके, अपशिष्ट का प्रयोग करके, निर्वनीकरण की समस्या और या मनुष्य निर्वनीकरण करके वनों की कटाई, इसको कह सकते हैं। तो इसको निर्वनीकरण को हम ऐसे कह सकते हैं, वनों की कटाई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हो सकता है निर्वनीकरण समझने में आपको कठिनाई हो, तो वनों की कटाई और मेघवीजन मतलब मनुष्य के क्रियाकलापों से क्या हो गया है, बादल फटने की घटना होने लगी है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि मनुष्य का पर्यावरण पर कितना गहरा प्रभाव वर्तमान समय में हो गया है, और जो इस समय मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण है। देखिए कह रहा है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में जागरूकता का क्या महत्व है, जन जागरूकता का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेंस राइटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने आसपास क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो हमारा पर्यावरण है तो हमें उसके बारे में जानना और हमें उसकी समस्याओं के से रिलेटेड जानकारी तथा उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं जानने बहुत ही आवश्यक है। तो पर्यावरणीय समस्याएं हम सभी ने सीखा, अब हम सभी देखेंगे कि उसके समाधान के लिए कैसे जन जागरूकता यानी कि लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति समस्या और उसके समाधान के बारे में जानेगा नहीं तब तक वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, यह एकदम फैक्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे कैसे
यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, किन किन वातावरण को क्रिएट करके किन किन माध्यम से लोगों को पर्यावरणीय संकट और उसके समाधान के बारे में बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सहारा ले सकते हैं मास मीडिया का। मास कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, तो मास मीडिया का मतलब ऐसे माध्यम से जिसको हर व्यक्ति यूज करता है, जिसके माध्यम से हम अच्छे से कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो मास मीडिया के अंतर्गत हम लोग रखते हैं न्यूज़पेपर को, मैगजीन को, रेडियो को, टीवी को, और वर्तमान समय मोबाइल को भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब है या मोबाइल या इंटरनेट कुछ भी आप कहें, तो यहाँ पर देखिए मास मीडिया के द्वारा न्यूज़पेपर में भी देखिए समय समय पे पर्यावरण से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। मैगजीन में भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं और उसके समाधानों की चर्चा दी रहती है। रेडियो के द्वारा भी, जो लोग रेडियो सुनते होंगे तो उसमें भी बताता है। टीवी के माध्यम से सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है, जानकारी मिलती है। और यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में मोबाइल को भी अगर रख लिया जाए तो मोबाइल के माध्यम से भी हम सभी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं तथा उसके समाधान के बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को बताया भी जाता है बहुत सारे जन समूहों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा भी। यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट हमारा हो सकता है पर्यावरण के समाधान के जागरूकता के संबंध में सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके। सेमिनार का मतलब होता है कि एक जगह कैंप लगा करके लोगों को वहां पर बुला करके उस पर चर्चा किया जाए, उसको सेमिनार कहते हैं। और कॉन्फ्रेंस भी होता है कि मतलब अच्छे लोग, पत्रकार या वरिष्ठ लोग बैठ करके उस पर चर्चा करके लोगों से कम्युनिकेट करें, लोगों को समझाने का कार्य करें। तो सेमिनार, सम्मेलन तथा कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया तथा जागरूक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो मनोरंजन में लोक गीतों के माध्यम से आप देख पाते होंगे कि गांव में लोग पर्यावरण से संबंधित जानकारी लोक गीतों के माध्यम से देते हैं। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से पौधों को काटना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, बांध बनाना कैसे हानिकारक हो सकता है, जल की बर्बादी करना कैसे हानिकारक हो सकता है, कूड़ा कचरा खुले में न डालें। कई बार आपने भी देखा होगा कि लोक गीतों तथा नुक्कड़ नाटकों के द्वारा लोगों को अवेयर किया जाता है पर्यावरण से संबंधित लोगों को कि किस प्रकार से क्या हमारे से गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को करने के भविष्य के क्या परिणाम है। तो आप देखते होंगे सबसे पहले पॉलिथीन का यूज ना करें, कूड़ा कचरा खुले में ना फेंकें, डस्टबिन में डालें, खुला पानी ना रखें जिससे मलेरिया, डेंगू आदि प्रकार के हो सकती है समस्याएं, चिकनगुनिया। तो ये सब क्या है, ये सब लोकगीत तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से क्या किया जाता है, मनोरंजन के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। आगे देखते हैं विज्ञान प्रदर्शनी भी समय समय पर लगाई जाती है। यदि आपको ध्यान होगा तो एक ट्रेन चली थी केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 दिन के लिए समय समय पर 3 दिन किसी स्टेशन पे तो 3 दिन किसी स्टेशन पे जा करके रुकती थी और वह पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया के जो भी विभिन्न प्रकार के अनोखे जीव थे जो प्रकृति ने दिए थे, जैव विविधता, इससे संबंधित बहुत सारे स्लाइड के माध्यम से समझाया जा रहा था कि समय समय पे चार्ट लगे होते थे और ट्रेन में स्लाइड बनी होती थी, उससे रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो पेंटिंग्स के द्वारा, विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा, विज्ञान ट्रेन के द्वारा ये सब जागरूकता फैलाई जाती है समय समय पर। तो विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा भी लोगों को विज्ञान से, पर्यावरण से रूबरू कराया जाता है। फिर देखिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण के द्वारा जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं या जो समाज के उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग के या समाज के सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनसे समय समय पर भाषण कराया जाता है, उनसे समय समय पर जनता से, लोगों से कोरिलेशन करवाया जाता है ताकि उन लोगों की बातों का, उन लोगों को की बातों का जनता पर असर हो और लोग उनके फैंस हो या लोग उनकी बातों को समझें और पर्यावरण के को नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि प्रकृति हमारी दोस्त है और दोस्त का हमेशा साथ देना चाहिए, दोस्त को हमेशा अपने संभाल कर रखना चाहिए। तो पर्यावरण हमारा मित्र है, उसी तरह हमें भी उनका मित्र बनना होगा। प्रतियोगिता एवं चर्चा में बच्चों तथा युवाओं को शामिल करना, बिल्कुल सही। प्रतियोगिता तथा चर्चा में, वाद विवाद में जब तक बच्चों को, युवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक पर्यावरण को
नहीं समझाया जा सकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं फैलाई जा सकती, क्योंकि आज के बच्चे भविष्य के युवा होंगे और आज के युवा भविष्य के माता पिता बनेंगे। तो जब वो जागरूक होंगे, वो पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण के प्रति दोस्तीपूर्ण व्यवहार करेंगे, पर्यावरण के रख रखाव के बारे में जानेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से होने वाले संकट के बारे में जानेंगे, तब न वो अपनी भावी पीढ़ी को, अपने विद्यार्थियों को या अपने आसपास के लोगों को, माता पिता को बता पाएंगे। तो इस वजह से इन सारे माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जाती है और लोगों में पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है, पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को नोट करें और आप भी इसको समझे, लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, या मतलब टिप्पणी लिखी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये प्री और मेंस दोनों में आने वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ आए हुए क्वेश्चंस परीक्षाओं में, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हमने पर्यावरण के चैप्टर में पढ़ा सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं उसको देखना होगा। तो देखिएगा, सीधे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि 4 विकल्प आपको दिए हो, निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, या वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। परंतु यूपीएससी के एग्जाम में या कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा घुमा करके पूछते हैं कि कथन एवं कारण वाला, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, 1 2 करके। तो ये 2 क्वेश्चन देखिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। पढ़ाया गया है आपको, क्या निम्न कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो क्या आपको ये बताया गया है कि पर्यावरण क्या है? तो बिल्कुल सही, आपने सही सुना। आपने पहली क्लास में सीखा था कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के आपने सीखा था 3 प्रकार थे, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण को अजैविक पर्यावरण भी हम लोग कहे थे, और भौतिक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण भी एक था। और तीसरा हम लोगों का प्रकार था जैविक पर्यावरण, जिसमें जीव जंतु थे, प्राणी थे और पादप थे तथा सूक्ष्म जीव थे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक संगठनों का मिश्रण है। तो बिल्कुल सही, ये सही सेंटेंस है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर होते हैं या सदैव स्थिर रहते हैं। तो आप बताइएगा, स्थिर रहते हैं कि नहीं स्थिर रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सीखा, स्थिर नहीं रहते हैं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। और आपने देखा भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण में क्या आ रहा था, नदी था, सागर था, मरुस्थल था, बांध थे, भूकंप थे, ज्वालामुखी थे, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें थी वो भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण में आती है, वो भी परिवर्तनशील है। मानव जो द्वारा निर्मित पर्यावरण या सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण में हमने सीखा था, इसमें हम लोगों का रीति रिवाज आता था या व्यष्टि समष्टि आता था। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप मेरे साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे। व्यष्टि समष्टि आता था, रीति रिवाज आता था, और आर्थिक रूप से हम लोग उसका अध्ययन करते थे। तो ये भी परिवर्तनशील है। और जैविक पर्यावरण के 3 प्रकार हमने सीखा था, पादप सीखा था, जंतु सीखा था, सूक्ष्म जीव सीखा था। तो पादप भी परिवर्तनशील है, जंतु भी परिवर्तनशील है और सूक्ष्म जीव भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? तो दूसरा वाला असत्य है, पहला वाला सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, केवल 1, तो बिल्कुल सही। देखिएगा केवल 1, केवल 2 गलत, 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। न तो पहला सच है, ना तो दूसरा सच है, तो ये भी नहीं है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि सत्य क्या है, तो हम सभी को सत्य वाले स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि केवल पहला सत्य है। दूसरा पर अगर होता कि परिवर्तनशील होते हैं, तो हाँ बिल्कुल परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं कहता तो बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे स्थिर होते हैं कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक आवास में कई निकेत होते हैं। तो
आवास एवं निकेत आपको बताया गया था ना कि किसी जीव के रहने का स्थान उसका आवास कहलाता है। आवास में निकेत होता है। आपको बताया गया था आवास किसी भी जीव जंतु के रहने का स्थान आवास होगा, लेकिन आवास के अंतर्गत कई सारे जीव अपने अपने एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, वह उनका निकेत कहलाता है। याद होगा आपको, आपने लिखा भी होगा कि जो आवास के अंतर्गत एक वातावरण उनका किसी भी जीव जंतु का एक निश्चित अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें ही वे जीवित रह सकते हैं, तो वह उनका निकेत कहलाता है। और आवास किसी भी जीव के रहने का स्थान होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक आवास में कई निकेत होते हैं, तो बिल्कुल सही, ये आपको ऐसे वन लाइनर लिखवाया ही गया है, एक आवास में कई सारे निकेत होते हैं, तो ये सही है। अगला देखेंगे स्टेटमेंट, आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। आप बताइएगा क्या ये सही है या नहीं सही है, आपने क्लास अटेंड किया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आवास के द्वारा हमें नहीं, अगर यहाँ पर होता निकेत के द्वारा, तो यहाँ पर निकेत के द्वारा हमें किसी भी जीव के पारिस्थितिकी तंत्र का पता चलता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया एक जीव के या किसी भी जीव के रहने का स्थान आवास कहलाता है, लेकिन आवास में अलग अलग जीवों का या एक जीव का अपना एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो निकेत कहलाता है। एक आवास में कई सारे निकेत हो सकते हैं, तो निकेत के द्वारा हमें किसी भी जीव के पारिस्थितिकी तंत्र का या पारिस्थितिकी स्थान का पता चलता है कि वह किन वातावरण में किन जीवों के साथ किस प्रकार का भोजन करता है, कैसे वो सरवाइव कर रहा है और कैसे वह जो है जीवन जी रहा है, कैसे वह अपने आप को अस्तित्व में बनाए हुए है, वह उसका एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा। आपने देखा होगा मौसम परिवर्तित होता है तो अचानक मच्छर गायब हो जाते हैं, अचानक मक्खियां गायब हो जाती हैं, आखिर वो कहाँ चली जाती हैं? बिल्कुल सही, कोई मर जाती हैं, परिवर्तनशील है, वे सरवाइव नहीं कर पाती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो जीव सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मौसम बदलता है, या तो वह छोड़ करके चले जाते हैं या तो वे नष्ट हो जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हमें डायनासोर का मिलता है कि वह धरती के सबसे विशालकाय जीव थे, लेकिन उनके साथ में जब परिस्थितियां परिवर्तित हुई, पर्यावरण चेंज हुआ, तो जो वो सरवाइव नहीं कर पाए, इस वजह से वे समाप्त हो गए। और भी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सांप के हाथ पैर समाप्त हो गए, मनुष्य के पूंछ समाप्त हो गए। तो जब कोई भी व्यक्ति उसका यूज नहीं करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद भी यदि अस्तित्व बनाने में असक्षम हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र का पता चलता है, बिल्कुल गलत, यहाँ निकेत दिया होता तो सही हो जाता। तो अब कह रहा हूँ उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिएगा केवल पहला तो बिल्कुल सही, केवल पहला ही सत्य है, पहला और दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सत्य नहीं है। केवल दूसरा सत्य है, ये भी नहीं है, न तो पहला न तो दूसरा, ये भी नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बहुत आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आप उसको कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे आपसे गलती हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा क्लास आपको लगा होगा। आप अपने आप को अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो अच्छे से ऐसे नोट्स बनाइएगा, जो जो पॉइंट्स आपको लिखाए जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ध्यान में रखते हुए कि आपकी परीक्षा में सफलता ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आप पर्यावरण जैसे सब्जेक्ट को बहुत आसान भी न समझे, बहुत कठिन भी न समझे। कई बार बच्चों को लगता है जनसंख्या पर्यावरण बहुत आसान विषय है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कितना एक आसान से सब्जेक्ट जिसको आसान कहते हैं उसमें कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और आप कैसे बड़े आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही, पर्यावरण बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारा अपना सब्जेक्ट है आप कह सकते हैं। और क्योंकि हमें अपने जीवन शैली, अपने आसपास की चीजों का अध्ययन कराता है, तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और वर्तमान समय में एग्जाम में पर्यावरण पर बेस्ड ही आ रहा है, कौन सी खोजें हुई, कौन सा सम्मेलन हुआ, कहाँ पे कौन सा समझौता हुआ, इन सब का पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को देख करके नोट्स बनाते रहिएगा। आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।